हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं उसका टॉपिक है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स कॉन्स्पिरेसी अराउंड अर्नब गोस्वामी एंड रिपब्लिक मीडिया। तो अब पता नहीं हस्बैंड अब अप टू डेट हैं कि नहीं, पर मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोग तो अप टू डेट हो, क्योंकि आपके थ्रू ही मुझे खुद पता होने से पहले आपके थ्रू पता चल गया था। तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि अर्नब गोस्वामी को जो है मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, अरेस्ट किया है, और वो भी सुबह सुबह जाकर। और कोई पुराना केस था जो क्लोज हो गया था, उसको ओपन करके उसके ऊपर उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी मेरे ख्याल से क्लोज है उनके, क्योंकि रिपब्लिक टीवी में काफ़ी आते हैं इनके डिबेट्स में। तो इनकी साइड सुनते हैं और पता करते हैं कि एग्जैक्टली इनके हिसाब से क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करें आज का वीडियो। दोस्तों, आप सबने सुना कि किस तरीके से कल अर्नब को अरेस्ट करा, उसके घर में पुलिस धमक गई और उसका जो बेटा है, बेटे के साथ भी मारपीट करी, हाथापाई करी। उसकी वाइफ सामिया उसके साथ मिसबिहेव करा। अर्नब को चोट लगी। अर्नब के हाथ में स्टिचेस लगे हुए थे एक्चुअली। आपने देखा होगा टीवी में, बैंडेजेस के साथ अर्नब है, और फिर उसको ले गए पुलिस में। वहाँ पे भी अर्नब के साथ काफ़ी तशद्दुद करी, टॉर्चर करा, बड़ा परेशान करा अर्नब को, जूते तक नहीं पहनने दिए और घसीट के ले गए। काफ़ी लोग जो है ना इसमें खुशियाँ मना रहे हैं और उससे 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सड़क पे लोग आए हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन काफ़ी लोग जो खुशियाँ मना रहे हैं। और आज का जो वीडियो है उन ताकतों के लिए है, उस सोच के लिए है जो खुशियाँ मना रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि देखो यार ये बहुत चिल्लाता था टीवी पे, अब देखो कैसा सेट करा। दोस्तों, ऐसा है कि अर्नब है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पत्रकार, और उसको पकड़ के इन लोगों ने डाल दिया जेल में मुंबई पुलिस ने। अब आप सोचिए, खुद सोचिए, अगर अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल देते हैं, कल आप फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे आप चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक भी मीडिया है, वो सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है। अर्नब ने कुछ कहा तो कुछ ताकतवर लोगों को बुरा लगा, राइट? उद्धव ठाकरे को, परमवीर सिंह कमिश्नर साहब हैं मुंबई पुलिस के, उनको, किसी को, XYZ को बुरा लगा, उन्होंने अर्नब को पकड़ के जेल में डाल दिया। बुरा लगा ना उनको। अब कल आप अपनी फेसबुक पोस्ट पे, और ऐसा हिंदुस्तान में कई किस्से आ रखे हैं, आप ट्वीट करेंगे। यही ताकतें। हो सकता है वो शिवसेना ना हो सकता है कोई और पार्टी हो। जब आप अर्नब के परेशान होने पे तालियां बजा रहे हैं ना, कल वही तालियां आपके लिए बजेंगी। इस बात के लिए मानसिक रूप से और दिली रूप से तैयार रहिए कि तालियां बजेंगी, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं जहां पे जो कुछ बोले, कोई भी बोले, वो किसी ना किसी शक्तिशाली व्यक्ति को गंवारा नहीं है, वो एक्शन लेगा। ठीक है, हो सकता है आपके ट्विटर पे सिर्फ 20 या 30 फॉलोअर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बुरा लगा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति को बुरा लगा, तो आप बुलेट प्रूफ नहीं है, समझ लीजिए। आपकी बात का बुरा लगा, अगली बार आप अंदर जाएंगे और फिर कोई ना कोई होगा जिसके 5 फॉलोअर होंगे, वो बैठ के ताली पीटेगा। तो एक विशेष सर्कल है, पहले आप ये बात समझ लीजिए। दूसरी चीज, जब अर्नब के घर में मुंबई पुलिस घुसी थी ना दोस्तों, जब उसको अरेस्ट करा, अर्नब उसी दिन जीत गया था। कल की बात है, कल अर्नब जीत गया। और आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा मैं क्यों कह रहा हूं अर्नब जीत गया। अर्नब इसलिए जीत गया क्योंकि देखिए साहब, पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है। जम्मू से लेकर तमिलनाडु, गुजरात से लेकर असम, हर जगह अर्नब के पोस्टर निकल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम चाहिए अर्नब का, उसको जेल से निकालिए। मैटर सब जुडिस है और मैं कंसल्टिंग एडिटर हूं रिपब्लिक का, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अर्नब जीत गया। अब जो भी हो रहा है ना, अभी वो कोर्ट में जाएगा, कल बेल मिलेगी, परसों बेल मिलेगी, हाई कोर्ट में हेरेंगे। दिस इज द विक्ट्री लैप। जो चैंपियन रेस जीत जाता है उसके बाद हाथ ऊपर करके स्टेडियम में दौड़ लगाता ना, विक्ट्री लैप अपने फैंस को, ये विक्ट्री लैप चल रहा है। अर्नब जीत गया। अगर इन लोगों ने अर्नब को जेल में डाल भी दिया, अर्नब फिर भी जीत गया, और जेल से निकल गया, फिर भी जीत गया। अब वो नहीं हार सकता। अंग्रेजी में कहते हैं टेफ्लॉन कोटिंग, जो गाड़ियों के ऊपर करते हैं, एक छोटा सा एक लेयर होता है, इनविजिबल लेयर, जिससे कि कोई फिर उसके ऊपर कोई मट्टी नहीं अटकती, वो स्लाइड ऑफ कर जाती है। अर्नब और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कल के बाद टेफ्लॉन कोटेड हो गए। कैसे? कितने ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बड़े नाम, मैं छोटे नाम नहीं कर रहा, बड़े नाम, जो नेशनली और इंटरनेशनली फेमस हैं, जो ये कह सकते हैं कि उनके घर में पुलिस गई थी और उनको अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे तो लोग, भारत में ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, जिन्होंने कैबिनेट सीट्स की फिक्सिंग करी है,
जिन्होंने दलाली खाई है वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, राइट? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक इंसान को पकड़ा और बोला साहब ये फर्जी केस है, जबकि वो केस पहले बंद कर चुकी थी वही मुंबई पुलिस ने बंद करा, अचानक खोल दिया होम मिनिस्टर ने और बोला कि डालो अर्नब को जेल में। ठीक है साहब, अब अर्नब को डाल दिया। अब सुनिए दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं, अर्नब के जेल जाने से या पुलिस थाने के अंदर बंद होने से कौन लोग खुश हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है भाई। कोई ना कोई तो है जो खुशियां मना रहा है, हम तो गमगीन है, हम तो परेशान है, लेकिन लोग खुशियां मना रहे हैं। कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहले मंत्रालय वाले लोग। जो मंत्रालय वाले लोग हैं, यानी कि महाराष्ट्र में, करेक्ट, मुंबई में जो मंत्रालय है वहां पे जो शिवसेना के जो बड़े बड़े अहलकार हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि साहब जो हमारे खिलाफ हर रात को टीवी पे बोलता था अब वो नहीं बोलेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है आप अर्नब गोस्वामी को 10 साल के लिए जेल डाल देंगे या 50 साल के लिए जेल डाल देंगे? उसको आज नहीं तो कल बेल मिलेगी, और जब बेल मिलेगी वो फिर जाके 9 बजे बोलेगा, फिर क्या करोगे? फिर अरेस्ट करोगे, फिर बेल मिलेगी, फिर बोलेगा। अर्नब गोस्वामी बोलना बंद नहीं करेगा। अगर आप लोगों को यह लगता है, शिवसेना वालों को, कि साहब आप उसको डरा देंगे, उसके घर में 50 कमांडो भेज के, उसके बच्चे उसकी बीवी के साथ मिसबिहेव करके, बुरा व्यवहार करके आप उसको डरा, वो आदमी डरने वाला है नहीं, उसके अंदर वो डीएनए नहीं है, वो फौजी का बेटा, वो डरने वाला नहीं है। पहले दिमाग में अपने क्लियर कर लो, वो डरेगा नहीं। वो फिर आएगा, देखना 7 बजे पूछता है भारत शो होगा, वो शो होगा 7 बजे, और 9 बजे ही विल अगेन आस्क दैट द नेशन वांट्स टू नो। वो पूछेगा, उस बंदे की फितरत है। मैं उसको आज से नहीं, मैं तो उसको कितने 27-28 साल हो गए, मैं कॉलेज टाइम से अर्नब को जानता हूं। तो दोस्तों ये भूल जाओ पहली चीज। तो कौन कौन खुश है? मंत्रालय वाले खुश हैं। ट्रायंगल है, एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रायंगल है, मैं आपको बताता हूं। एक तो मंत्रालय वाले खुश हैं, दूसरे लोग कौन खुश हैं? पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया, बड़ा मजा आया साहब अर्नब को। जो पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, वो बाहर निकलेगा और जितनी बजाता है 10 गुना ज्यादा तुम्हारी बजाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे उसका। वो आ रहा है वापस अभी, और मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, वापस आ रहा है, और ऐसे ढोल नगाड़े बजाएगा तुम्हारे कि तुम्हें छुपने की जमीन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब तीसरा कौन है? इस वक्त हम लोग फिल्म सिटी में हैं, तीसरे लोग बैठे हैं फिल्म सिटी में। कुछ पत्रकार हैं, सुधीर भाई ने कल बहुत अच्छी बात करी, एंड आई एम ग्रेटफुल टू सुधीर भाई, इन्होंने बहुत सपोर्ट वाली बात करी। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके जिसको कहते हैं ना कि एक बड़े फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर, किसी ने नाम भूल गया मैं, जिसने बोला था कि आई डिसएग्री विद एवरी वर्ड यू से बट शैल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। है ना? मैं आपके हर एक शब्द से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, लेकिन मरते दम तक लड़ूंगा, क्योंकि आपका हक है वो बोलने का, आपके हक के लिए लड़ूंगा। ये हक की लड़ाई सुधीर चौधरी ने कल लड़ी है, और बहुत अच्छी बात करी सुधीर चौधरी ने। ही सेड कि वी सपोर्ट, हम सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, लेकिन फिल्म सिटी में ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर लोग हैं जो मन ही मन खुशियां मना रहे हैं कि साहब बहुत अच्छी बात हुई, अर्नब गोस्वामी अब अंदर है, हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि काफी टाइम तक अंदर जाओ, काफी टाइम नहीं, वो निकल जाएगा और फिर आएगा। और आपको प्रॉब्लम क्या है ये मैं भी जानता हूं भाई, आपको ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिल्म सिटी में, काफी लोगों को, सबको नहीं, काफी लोगों को, कि अर्नब के आने से पहले आपके भंडारे लग रहे थे रोज, यहां पे आलू पूड़ी बढ़ रही थी हलवे के साथ। उसके आने के बाद आपके मुंह से मालपुआ छीन के कोई ले गया, तो दिल में चोट तो पहुंची है। वो गाना है ना पुराना, सीने में जलन आंखों में तूफान सा, क्यों? वही है, सीने में जलन आंखों में तूफान। और आपको क्या लगता है सिलसिला बंद हो जाएगा? तो ट्रायंगल साहब, मंत्रालय मुंबई में शिवसेना सरकार को लेके पहला, पाकिस्तान दूसरा, और तीसरा कुछ तत्व फिल्म सिटी के। काफी जनरल सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफी जनरल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तत्व हैं जो कि अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा मजा है। सोशल मीडिया पे भैया बड़े बड़े लोग हैं सोशल मीडिया में कि अर्नब गोस्वामी को बड़ा मजा आया और ये हो गया। देखो सुनो, तुम्हारे कहने ना कहने से दादा कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये समझ लो। यू आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, you have always been inconsequential, and I will tell you why you are inconsequential. Because you are the people who claim to stand for the Constitution of India, and when the Constitution is violated, you don't stand for the person. Neither do you stand for the Constitution. भाई आप लोग ये कहते हैं ना
जो अर्नब को पुलिस पकड़ के ले गई तो आप लोग तालियां पीट रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ही अच्छा हुआ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्यों? चाहे मानो ना यही मानो आप लोग तो किसी कहते की थे कि बात। ये मोदी सरकार बुरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट लिखा है, उसके खिलाफ काम कर रही है, ये सूट बूट की सरकार है, ये कॉर्पोरेट को फायदा। अब यही बात करते हैं ना आप लोग। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अर्नब गोस्वामी पर अप्लाई नहीं करता? करता है ना, उस पर भी अप्लाई। फिर बिल्कुल करता है। आप लोग लिबरल नहीं है, क्योंकि लिबरल की डेफिनेशन क्या होती है? लिबरल होने की परिभाषा क्या है? यानी कि जो एक मुख्तलिफ, अलग, एक ऑपोजिट राय सुने, उससे डिसएग्री करे लेकिन उसकी इज्जत करे, बिल्कुल, उसको कहते हैं लिबरल। यानी कि ऑपोजिट व्यू भी सुने। आप लोग ऑपोजिट व्यू सुन ही नहीं सकते, तो आप लिबरल किस काम के? बिल्कुल। लिबरल तो हम हैं, हम तो सुनते हैं 10 लोगों की चीज, और रिस्पेक्ट हम बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, पर कभी ये नहीं कहते कि इसको मुंह बंद करो। हमने कभी ये नहीं बोला कि इसका मुंह बंद करो, क्योंकि उसका बोलना हक है। फिर चाहे हम उसको ये बोल दें कि ठीक है भागो तुम यहां से, जो भी है। जब सर पे पारा चढ़ता है आदमी 10 चीजें बोलता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें बोलने का हक नहीं है। लेकिन आप लोग कहते हैं उसको बोलने का हक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। भाई साहब, एक ऐसा आइडिया ऑफ इंडिया है जिसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल नहीं है। एक इंसान बोल रहा है आपको अर्नब गोस्वामी नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप मत देखिए रिपब्लिक टीवी। अर्नब घर पे क्या था आपके? यही तो बोल रहे हैं टीआरपी स्कैम, वीआरपी स्कैम का जो फ्रॉड कर रखा है कि साहब रिपब्लिक वाला आया था और उस एफआईआर में नाम ही नहीं है रिपब्लिक का। यार मैं इस केस में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कौन आया था आपके घर में बोलने के लिए कि रिपब्लिक टीवी देखो। लेकिन नहीं, आपको उस इंसान से नफरत क्यों है? क्योंकि वो इंसान रेलिवेंट है। और आपको उससे ज्यादा नफरत इसलिए है क्योंकि आप रेलिवेंट नहीं है। आपको कोई नहीं पूछ रहा, उसको पूछ रहे हैं। फिर आप कहते हैं इसको कैसे पूछ रहे हैं, इसके सपोर्ट में रैलियां कैसे निकल रही हैं शहर शहर में। कभी सोचिए कि आम आदमी सड़क पर क्यों आ रहा है? गुवाहाटी में स्टूडेंट्स, दिल्ली में स्टूडेंट्स, ये क्यों आ रहे हैं सड़क पे? वर्किंग प्रोफेशनल्स क्यों आ रहे हैं सड़क पे? एक्स सर्विसमैन कुछ सड़क पे क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? पूछिए, सोचिए, दिल से पूछिए। आर यू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री? दिल से पूछिए, दिल आपका जवाब देगा। देखिए, अर्नब जीत चुका है। आप फेसबुक ट्विटर पे कुछ लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं ना रेलिवेंट होना, मैंने वर्ड रेलिवेंस यूज करा। अगर आप चाहते हैं रेलिवेंट होना तो आप दिल से पूछिए, आप जो कर रहे हैं इज इट कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट और नॉट? अर्नब की रिपोर्टिंग आपको ना आए पसंद, अगर आपको अर्नब की रिपोर्टिंग पसंद नहीं आती, आप अर्नब का शो मत देखिए। इट्स ऑल राइट। ऐसी फिल्में होती हैं, कहीं हमें नहीं पसंद आती, हम नहीं जाते, लेकिन आप देखेंगे भी उसका शो, उसको गाली भी देंगे, उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। आपको सब चीजें चाहिए, एंड दिस इज नॉट ओके। मुझे नहीं पसंद आता कोई चैनल, मैं नहीं देखता। मुझे नहीं शोज पसंद आती, मैं नहीं देखता। इट्स ऑल राइट। वी आर अ नेशन विच इनकरेजेस फ्री चॉइस। आपको जो करना है आप करो, जब तक कानून के दायरे में हो। आप एक बात बताइए कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी शोज के थ्रू कोई ऐसी बात करी जो कि कानून के दायरे से बाहर की हो? हैज ही ब्रोकन एनी लॉ? फिर एक ऐसी बेवकूफाना मुहिम चला रखी है ये फेसबुक पे और ट्विटर पे कि रिया चक्रवर्ती के साथ ये, रिया चक्रवर्ती के साथ ये, वो। इतिहास में जाइए, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है जो अर्नब कहता है। यहाँ पे ऐसे शेर हैं हिंदुस्तान में, मीडिया में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं कि आप, यू विल बी शॉक्ड। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, क्योंकि यहां पे 10 काम और है हमारे, फिर इन्हीं के साथ उलझते रहो सोशल मीडिया पे। पर लोग ऐसे हैं जिन्होंने हथियार बेचने का बिचौलियापन करा है, ठीक है, दलाल बने हैं वेपन सेल्स के। वो हथियार बिके नहीं, वो अलग चीज है, फौज ने लात मार के निकाल दिया, लेकिन दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। कैबिनेट बर्थ फिक्सिंग के बारे में आपको पता है, वो लोग आपको बहुत अच्छे पत्रकार लगते हैं जो देश भेज देते हैं, राइट? जो आर्म्स कंपनीज के लिए आगे आके बोलते हैं, वो लोग आपको पत्रकार बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो हक की बात करे, वो बोलता है बहुत तेज है यार। अर्नब गोस्वामी एक स्क्रीन पे 16-16 लोग बैठा के बोलता है, कुछ नहीं समझ में आता तो क्यों देखते हो? लेकिन बोलना उसका हक है, और वैसे ही बोलेगा जैसा उसको ठीक लगता है। आप वैसा सुनिए जैसा आपको ठीक लगता है, राइट? अब आखिरी चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं इसमें कि ये जो पूरा मसला हुआ है ना अर्नब गोस्वामी का, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में
हमारे ऑफिस में सबका मोराल बिल्कुल हाई है। गुड। आपने क्या कर दिया कि आपने इतना ज्यादा धक्का दे दिया एक नेटवर्क को, आपने इतना ज्यादा परेशान कर लिया, आपने इतना ज्यादा पुश कर दिया एक नेटवर्क को कि वो नेटवर्क सामने आ गया। उसने बोला ठीक है, तुमने इतना बिगाड़ लिया ना, तुमने अर्नब को अरेस्ट कर लिया, तुमने अर्नब को पुलिस थाने में बंद कर दिया, तुमने 1000 एम्प्लॉइज के ऊपर तुमने एफआईआर कर दिया, करेक्ट? तुमने हमारी पूरी जितनी भी बुक्स थी अकाउंट्स की वो तुमने ले ली, तुमने सबको घंटों घंटों बुला के हैरेस करा, दिन रात हैरेसमेंट तुमने कर दिया ना तुमने। अब तुम क्या कर लोगे? गोली थोड़ा ना मार दोगे मैं। आपने इस नहज पे आके लोगों को खड़ा कर दिया जहां पे लोगों ने बोला कि देखो यार, हम सच के लिए लड़ रहे हैं, वी हैव नथिंग टू लूज, वी आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, वी आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल है, हम लड़ रहे हैं और सामने से लोग आएंगे। एंड टुडे आई कैन टेल यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, मैं खुद एम्प्लॉय नहीं हूं, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, सबका यहां पे मोराल एकदम टॉप पे है। एवरीबडी इज रेडी टू डू देयर वर्क। लोग यहां पे सवेरे पूछते हैं, जिसकी शिफ्ट 12 बजे सवेरे शुरू होती है ना, वो 7 o'clock फोन करता है, यार मेरी जरूरत है। उसकी 12 बजे की शिफ्ट है, वो 12 बजे नहीं आ रहा, वो 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाता है ऑफिस, क्योंकि उसका लगता है मेरी जिम्मेदारी है। तो आपने एक ऐसे मीडिया नेटवर्क को धक्का दिया है जिसने अभी सिर्फ वापस धक्का देना कॉन्स्टिट्यूशनली, आपका धक्का, आप मतलब उद्धव ठाकरे साहब का धक्का अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। रिपब्लिक मीडिया का धक्का कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वापस धक्का देना अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉ, वापस धक्का देना शुरू कर दिया है। ये धक्का होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये धक्का वापस देना हमने शुरू कर दिया है। एनसीपी का जो मंत्री है ये शिवसेना गठबंधन में, नवाब मलिक ने क्या बोला था कि अर्नब गोस्वामी को इतना धक्का देंगे, इतना स्ट्रेस देंगे, इतना टेंशन देंगे, इस नहज पे लाके खड़ा कर देंगे कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कर ले। ये मंत्री कह रहा है, ये मंत्री कह रहा है। आप लोग जिनको अर्नब की डिबेट से परेशानी है, उसकी डिबेट से परेशानी है, और आपके हाथ में रिमोट है, आप चैनल चेंज कर सकते हैं, आप साइलेंट कर सकते हैं, आप वॉल्यूम लो कर सकते हैं। मैं उन लिबरल से बात करना चाहता हूं आज कि साहब, आपको तो ऐसा लगता है कि यह गलत है अर्नब, लेकिन नवाब मलिक, एनसीपी का मिनिस्टर, शिवसेना कोलिशन पार्टनर, एक मंत्री ये कहता है कि अर्नब गोस्वामी को इतना धक्का देंगे, इतना परेशान करेंगे कि सुसाइड कर लेगा। अब सोच लीजिए कैसी ताकतों के खिलाफ अर्नब गोस्वामी लड़ रहा है। और ये जो शिवसेना वाले अपना इस्तेमाल कर रहे हैं ना मामला, ये मराठी नॉन मराठी का, देखिए वो उससे हो रहा है। मैं एक बात बताता हूं आपको, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे, यानी कि महाराजा शिवाजी की सेना, शिवसेना। छत्रपति शिवाजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी के पास औरंगजेब से बड़ी सेना नहीं थी, छत्रपति शिवाजी के पास अफजल खान से बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी जीते क्यों? वो इसलिए जीते क्योंकि सत्य और धर्म वो साथ में लेकर चलते थे। एक बार उनके हाथ में तलवार हो ना हो, लेकिन सत्य और धर्म उनके साथ चलता था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जीते। और जो भी आपको ये कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक मराठा थे, महाराष्ट्र के थे, नहीं, वो पूरे भारतवर्ष के थे। हम बात करते हैं हिंदू प्राइड की, मैं महाराष्ट्र का नहीं हूं, मैं मराठी नहीं हूं, और मेरे कई दोस्त हैं वो भी महाराष्ट्र के और मराठी नहीं हैं, लेकिन हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा एक भगवान की तरह करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज की तारीख में अगर हम अपने देवी देवताओं को, अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं बिना डर के, बिना खौफ के, तो उसमें से बहुत बड़ा हाथ जो है उस कॉन्फिडेंस का, और आज हमारे धार्मिक आस्था का, उसमें बहुत बड़ा हाथ छत्रपति शिवाजी महाराज का है। उनकी वजह से हम जीवित हैं। तो ये जो लोग कर रहे हैं जमीन पे ना कि ये मराठी नॉन मराठी, ये सब नहीं चलेगा, ये सब दकियानूसी चीजें हैं। हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक हैं, एकता की बात करिए, ठीक है? आज मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी महाराष्ट्रियन है जो देख रहा है,
मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं मराठी हूं, आप यूपी के हैं, आप पंजाब के हैं, आप राजस्थान के हैं, आप बिहार के हैं, आप तमिलनाडु के हैं, हम सब भारतवासी हैं। आखिरी में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना महाराष्ट्र की, सबसे पहले यह समझ लीजिए, जिस महान राजा के नाम पे लोगों ने आपको वोट दिया, जिस महान राजा के नाम पे आपने अपना वर्चस्व कायम करा, मैं बात कर रहा हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनका बिलीफ सिस्टम क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर समय कमजोर के लिए लड़ाई लड़ी, गरीब के लिए लड़ाई लड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके लिए तलवार उठाई जो खुद के लिए तलवार नहीं उठा सकता था। और आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं आज। सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख के, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और एक आखिरी बात मैं ये कह दूं आपसे, शिवसेना जिसने बनाई थी ना, बाला साहेब ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे खुद एक जर्नलिस्ट थे, एक कार्टूनिस्ट थे। बाला साहेब ठाकरे एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वॉइस थे। बाला साहेब ठाकरे को लोग आज भी, उनकी फोटो लोग अपने घर पे रखते। क्यों रखते हैं आपको पता है? इसलिए रखते हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी अपने प्रिंसिपल्स के साथ सौदा नहीं करा। बाला साहेब ठाकरे ने कभी अपनी नैतिकता के साथ सौदा नहीं करा। वो खड़े रहे, वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं सौदा नहीं करूंगा, मैं जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हें पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। आप अपने आप से पूछो, आपने किस किस से सौदा करा है? आपको अपने दिल से जवाब खुद मिल जाएगा। एक बात सोचिए, ये कैसी पार्टी है जो एक सेल्फ मेड लड़की के ट्वीट से डर गई? मैं कंगना रनौत की बात कर रहा हूं। क्या कर दिया कंगना रनौत ने जो आपने उसका घर तोड़ दिया? कर क्या दिया? ट्वीट कर दिया उसने। ट्वीट कर दिया या राइफल लेके AK-47 लेके अटैक कर दिया किसी के ऊपर? कंगना रनौत ने कर क्या दिया? उसने क्या क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आपने उसका घर तोड़ दिया? देखिए, वो बंबई आई अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट पे, अपनी औकात पे, आज सुपरस्टार बनी है। किसी के बाप ने उसके सर के ऊपर हाथ नहीं रखा, खुद बनी है वो। आपको वो भी हजम नहीं हुई, कंगना रनौत आपको हजम नहीं हुई। और आप कहते हैं कि आपको प्रेरणा देते हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी राज की बात करी थी, छत्रपति शिवाजी ने नारी रक्षा की बात करी थी। छत्रपति शिवाजी के राज में कभी किसी नारी के साथ, किसी महिला के साथ गलत नहीं हुआ। वो थे छत्रपति शिवाजी। इसीलिए लोग भगवान के जैसे पूछते हैं उनको। थोड़ा दिल में झांकिए, थोड़ा देखिए कहां जा रहे हैं। आपका पूरा कंपास गलत हो चुका है, सही डायरेक्शन पकड़िए, सही दिशा पकड़िए। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, फिर जल्दी मिलूंगा आपसे। जय हिंद, और हां, दिल से जय महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। और मुझे सबसे अच्छा पार्ट इसमें ये लगा कि उन्होंने जो बताया, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि जो पार्टी है ना, वो ये गेम ज़रूर खेलेगी कि महाराष्ट्रियन वर्सेस नॉन महाराष्ट्रियंस। मुंबई में हो, आप महाराष्ट्रियन हो, हमारे ऊपर, हमारे पूरे महाराष्ट्र के ऊपर जो है, मुंबई के ऊपर जो है ना, लोग कीचड़ काइन उछाल रहे हैं। और लोगों का जो इमोशनल लव है अपनी मुंबई से, अपने महाराष्ट्र से, उनको भड़काएगी। और मुझे लग रहा है वही हो रहा है कि गेम प्ले कर रहे हैं कि गलत काम खुद कर रहे हैं, फिर जो बेचारी इनोसेंट जो लोग हैं उनको इस टाइप से भड़का के, गुस्सा दिलाने की कोशिश करके अपनी साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कल को आपके साथ हो सकता है, खासकर क्योंकि आप महाराष्ट्र में हो, तो वो आपको सोचना चाहिए कि कल को अगर यहाँ वो इतने मतलब पॉपुलर इंसान है, जिसका एक पूरा मीडिया इतना ह्यूज है, मीडिया में जो सारी दुनिया को मैसेज दे सकते हैं, उनसे नहीं वो कर रहे और उनको ऐसे ट्रीट कर रहे, तो हम तो आम लोग हैं, हमारे में से किसी के साथ भी ये हुआ तो हमारी कौन सुनेगा, हम क्या करेंगे। तो बस यही मेरा कहना है कि चाहे आपको वो बात पसंद आई नहीं आई, रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए दूसरे की बात, उसको भी सुनना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो उन्होंने बहुत अच्छा ये सब बताया है। और उन्होंने ये भी इसलिए बताया खास महाराष्ट्र को बोल के कि ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ये गेम प्ले कर रहे हैं पॉलिटिशियंस। तो ये तो अब हमें सोचना चाहिए कि एज हम इंडियंस हमारे लिए क्या अच्छा है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वीडियो था। राइट। सो इसमें जो है
अटैक मेरे ख्याल से तो हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, कि आप ऐसे जो हैं नॉर्मली पुलिस जाती है किसी को पकड़ती है, अगर आपको डर हो कि वो बंदा कहीं भाग जाएगा, वरना आप किसी को समन दे सकते हैं, लीगल नोटिस दे सकते हैं कि देखिए ये लीगल नोटिस, आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में आपका केस चलेगा, बंदा अपने लॉयर्स लाता है, वो सब बात होती है। मगर ये अरेस्ट करना जो है वो तो उसलिए होता है कोई भाग जाएगा, वो तो भाग नहीं रहे, वो तो रोज़ अपने जो भी है शोज़ में आ रहे हैं, तो भागने वाली बात ही थोड़ा अजीब था। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि शूज भी उनकी नहीं पहने हैं, वाइफ को और बच्चे से लड़ाई की है, वो थोड़ा वियर्ड है। तो ये डेफिनेटली कौन मिला हुआ है हमें सभी को पता है। और दूसरी बात यह है कि 1990s में जो मैं महाराष्ट्र में रहता था, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया उस वक्त की मराठी वर्सेस नॉन मराठी का बैर, मतलब का डिफरेंस अगर अब आ गया तो बहुत दुख की बात है। और उससे क्या होगा, अगर ऐसी फिलॉसफी लोगों के दिमाग में आ जाएगी, अगर अब आप जाते हैं मुंबई और लोगों को इस तरीके से देखते हैं मराठी वर्सेस नॉन मराठी, जो पहले जहाँ तक मेरे को पता है 1990s में आप नहीं देखते थे, आप देखना शुरू करें तो क्या होगा, तो लोग जो है अपनी डिमांड कहीं और लेके चले जाएंगे, लोग बैंगलोर चले जाएंगे, लोग हैदराबाद चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो आपकी सिटी जो है ठप हो जाएगी। अगर ऐसा वाकई हुआ है तो आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि इंसान को डिमांड नहीं पता था। बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे चेन्नई, एक ज़माने में जो है कैलकाटा और चेन्नई दोनों, कैलकाटा चेन्नई एक ज़माने में काफ़ी होती थी पॉपुलर, अब नहीं है, अब बैंगलोर हैदराबाद ने डिफीट कर दिया। तो जिस तरीके से आपका है, जिस तरीके से आप जो बाहर से लोग आते हैं उनको देखते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में ऐसा कोई बैर नहीं है कि तू बाहर का है, यहाँ का वहाँ का, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो बात अलग है कि दिल्ली जो है एग्जैक्टली कोई स्टेट नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं स्टेट है नहीं, यूनियन टेरिटरी कुछ भी कह सकते हैं, बट कैपिटल सिटी है। उसमें कभी किसी ने देखा नहीं कि ये बाहर से आदमी है, जो है दिल्ली है भैया, सब लोग रहते हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, सबकी दिल्ली है, तो ऐसा कुछ है नहीं। मगर जब इस तरीके का थॉट लोगों में आने लग जाएगा कि अच्छा ये मुंबई में मराठी है वर्सेस नॉन मराठी, तो आपकी जो है सिटी का खराबी हो जाएगी, काफ़ी अनपॉपुलर हो जाएगी। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है जो महाराष्ट्र का नहीं है वो नहीं जाएगा मुंबई में, कहेगा मैंने वहाँ जाके क्या रेसिज्म अपने साथ लेनी है, अपने साथ ये सब करना है, तो नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये बात नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिशियंस जो है ये सब गेम प्ले कर रहे हैं, ये सब पंगे कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर मुझे ऑप्शन दी जाए कि अगर मैं इंडिया वापस जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैंने बोला था मुंबई जाऊँगा। मुझे बहुत अच्छी लगी थी मुंबई अपने ज़माने में, और मुझे लगता नहीं है कि मुंबई से बेटर कोई सिटी है, और मुझे लगता नहीं है आज भी ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये पॉलिटिक्स है, ये सब बातें हैं। आई होप कि लोग प्रोटेस्ट करें, क्योंकि आप ऐसे किसी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस को नहीं है, दबा नहीं सकते, अगर क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारी, और ऐसा हो रहा है तो फाइट करना पड़ेगा लोगों को और उनको छुड़ाना पड़ेगा। ऐसा इज नॉट ओके। अब देखिए, ऐसे अगर ऐसे बंदे से कर सकते तो हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमें तो यूं पकड़ के अंदर कर देंगे, तो फिर बात क्या बनी। फिर ऐसी इस तरह के इन्वायरमेंट में पढ़े लिखे लोग नहीं रहना चाहेंगे। नहीं, पढ़े लिखे लोग कहेंगे जहां पे तुम लॉ ही नहीं मान सकते वहां मैं क्यों रहूं। नहीं, मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगा कि जो भी महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन सबको एक होके ये इस फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि भाई हमें अपनी जो महाराष्ट्र इस टाइप का नहीं बनाना जहाँ पे हम लोगों की आवाज को दबाया जाए, और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो जब अगर आप सब यूनाइट हो जाओगे तो जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको चुप होना पड़ेगा, ठीक होना पड़ेगा, और कल को आप लोगों को ही एक अच्छी जगह मिलेगी, इन्वायरमेंट मिलेगा, सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा रहने के लिए। क्योंकि ये सबको पता है कि अपने आप को बचाने के लिए ये सब हो रहा है, क्योंकि इतना उनको डर है कि फंस ना जाएं। तो और सबको पता है कि अर्नब जो थे उन्होंने ही शुरू किया, नहीं तो सुशांत के लिए तो सबने कहते तो सुसाइड है। सुसाइड से केस कहाँ से कहाँ निकला वो हम सबको पता है कि क्यों किया, वो अर्नब ने ही शुरू किया था। तो ये बात भी सोचने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।